नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने विषाणु जनित संक्रामक रोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक एवं कृमि जनित संक्रामक रोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं, समझते हैं रोग क्या होता है। देखिए, जब शरीर के एक या एक से अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा शरीर पर विशेष लक्षण या विशेष चिन्ह प्राप्त होते हैं, तब कहा जाता है कि जीव रोगग्रस्त हो चुका है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य में उत्पन्न विकार हो जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है, रोग या डिसीज कहा जाता है। रोग या डिसीज दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात डिसीज, राइट, तो जन्मजात रोग हो जाएंगे और उपार्जित रोग हो जाएंगे, राइट। ऐसे रोग जो गर्भ अवस्था से तथा जन्म से ही जीव के शरीर में अवस्थित होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, जन्मजात रोग कहा जाता है। और ऐसे रोग जो जीव के जीवन काल में उत्पन्न होते हैं उनको एक्वायर्ड या उपार्जित रोग कहा जाता है। जो उपार्जित रोग होते हैं वो फिर दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और क्या हो जाएगा, गैर संक्रामक रोग हो जाएगा। तो संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो संक्रमित व्यक्ति या रोगी के शरीर से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, कम्युनिकेबल डिसीजेस कहा जाता है। और ऐसे रोग जो कि स्वस्थ व्यक्ति के रोगी व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, असंक्रामक या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहा जाता है। जो संक्रामक बीमारियां हैं वो कई रोग वाहकों के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में फैलती जाती हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और क्या हो जाएगा, कृमि हो जाएगा। जिसमें पिछले लेक्चर में हमने विषाणु जनित जितनी भी बीमारियां थी उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। इस लेक्चर में अब हम पढ़ते हैं जीवाणु जनित संक्रामक रोग। तो जीवाणु जनित संक्रामक रोग में पहला हो जाएगा कोलेरा या क्या हो जाएगा, हैजा। देखिए, कोलेरा या हैजा दूषित जल के सेवन से होने वाली एक क्या है, बीमारी है, राइट। यदि कोई व्यक्ति दूषित जल का सेवन करता है तो वह हैजा से ग्रस्त हो जाता है, राइट, जिसमें उसको उल्टी, दस्त जैसे जो है कई कठिनाइयां होती हैं। और जो हैजा बीमारी है, हैजा बीमारी विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो जो विब्रियो कोलोरी नामक बैक्टीरिया है या जीवाणु है, इसके प्रवेश करने से ही हैजा फैलता है या हैजा से संक्रमण हो जाता है, राइट। जैसे ही विब्रियो कोलोरी जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है, जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करता है तो इससे जो आंत हैं, छोटे आंतों में पानी की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसकी वजह से जो रोगी है उसको उल्टी, दस्त जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। और उल्टी के कारण जो है रोगी के शरीर में खनिज लवणों एवं जल की कमी हो जाती है, अर्थात हैजा से डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। क्लियर। तो जो कोलेरा या हैजा है उससे प्रभावित अंग क्या हो जाएगा, छोटी आंत होती है। इसका कारक होता है विब्रियो कोलेरी नामक क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। और इसके प्रभाव से डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो चूंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है, अर्थात जैसे ही व्यक्ति हैजा से संक्रमित होता है उसको उल्टी एवं दस्त होना और साथ ही साथ शरीर में ऐंठन होना शुरू हो जाती है, राइट। हैजा भी जो है एक प्राण जनित बीमारी है, अर्थात हैजा अगर अधिक मात्रा में हो जाता है तो उससे बड़े पैमाने पर यह लोगों की जान जा सकती है। इसकी रोकथाम जो है, रोकथाम हेतु टीके का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा जब किसी व्यक्ति को हैजा होता है तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसीलिए उस व्यक्ति के शरीर में जल की कमी ना हो, इसीलिए उसको रेगुलर जो है उबाल कर और शुद्ध करके उसको पानी पिलाना चाहिए, ठंडी वस्तुओं का सेवन कराना चाहिए। साथ ही साथ उसके जो उल्टी दस्त हैं उन पर कीटाणु
कीटाणुनाशक का छिड़काव करके जो है उनको डिस्पोज करना चाहिए। अन्यथा हैजा जो है बड़े विकट तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में फैलता है, और विशेषकर जहाँ पर खुले में शौच की जाती है वहाँ पर जो उल्टी दस्त होते हैं जो और खुले में की जाते हैं, जिन पर कीटनाशकों का छिड़काव भी नहीं किया जाता है, तो उससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हैजा बहुत बड़े पैमाने पर भी फैल जाता है। तो उल्टी दस्त है उन पर कीटनाशक का छिड़काव करके उसको डिस्पोज करना चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले। ठंडी वस्तुएं देना चाहिए, पानी को उबाल कर पिलाना चाहिए और टीकाकरण करवाना चाहिए। इससे हैजा या कोलेरा बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। अगली हो जाएगी डिप्थीरिया डिसीज, राइट। तो जो डिप्थीरिया बीमारी है या डिप्थीरिया रोग है, यह कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होती है या इससे ही इसका संक्रमण होता है। और जो डिप्थीरिया है, इस बीमारी से जो प्रभावित अंग है वो क्या होता है, गला होता है या श्वास नली होता है। दरअसल जैसे ही डिप्थीरिया का जो जीवाणु है वो गले में प्रवेश करता है तो उससे गले में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, निगलने में दर्द होता है या गल शोथ हो जाता है। इसका कारण क्या है कि डिप्थीरिया के जो जीवाणु होते हैं वो गले में श्वास नली में एक जाल बनाते चले जाते हैं या एक झिल्ली बना देते हैं और श्वास नलिका को क्या कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। साथ ही साथ गला भी दर्द करने लगता है और निगलने में भी तकलीफ होती है, राइट। जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया की रोकथाम टीकाकरण के माध्यम से होती है। डिप्थीरिया के लिए जो डीपीटी टीका है, राइट, तो डीपीटी के टीका से जो है डिप्थीरिया की रोकथाम की जा सकती है। साथ ही साथ एंटीटॉक्सिन का टीका भी जो है उपलब्ध है। इन टीकों के माध्यम से डिप्थीरिया को नियंत्रित किया जा सकता है। अगली जो है बीमारी हो जाएगी क्षय रोग हो जाएगी, और इसके 3-4 नाम है, राइट। क्षय रोग, इसको तपेदिक कहा जाता है, टीबी कहा जाता है या इक्ष्मा रोग कहा जाता है। तो क्षय रोग, तपेदिक, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस या यक्षमा जो रोग है यह भी एक घातक रोग है, राइट। और इस रोग का जो कारण है वो हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण ही टीबी नामक रोग जो है उत्पन्न होता है, और यह भी श्वसन से संबंधित बीमारी है और इससे प्रभावित अंग क्या होता है, फेफड़ा हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति क्या है टीबी से संक्रमित होता है तो उसमें कुछ लक्षण दिखने लग जाते हैं, जिनको अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे ही व्यक्ति टीबी से संक्रमित होता है उसको हल्का बुखार आना शुरू हो जाता है और उसको खांसी आती है। शुरुआत में जो कफ होता है या खांसी होता है वो धीमा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी खांसी बढ़ती चली जाती है और उसके कफ में रक्त आना भी प्रारंभ हो जाता है और सीने में दर्द होना भी प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ उसकी भूख लगना बंद हो जाती है। फलस्वरूप उसकी जो है पोषण में कमी आती है, उसको एनर्जी भी नहीं मिल पाती है और इसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और अंततः जो है रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो टीबी एक जानलेवा बीमारी है जो कि भारत में बड़े पैमाने पर इसका संक्रमण हुआ है, राइट। टीबी की जो रोकथाम है इसके लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि टीबी के रोकथाम के लिए वीसीजी का जो है टीका उपलब्ध है। तो वीसीजी के टीका के माध्यम से जो है टीबी या तपेदिक का जो है नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही साथ डॉट्स जो है, सरकार डॉट्स एक प्रोग्राम चला रही है और इस डॉट्स प्रोग्राम के माध्यम से जितने भी टीबी के पेशेंट्स हैं उनकी पहचान की जाती है और उनको जितनी भी दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, जांच है वो मुहैया कराई जाती हैं, राइट। यदि किसी व्यक्ति को लगातार 2 या 3 हफ्ते से अधिक जो है खांसी आ रही है और साथ ही साथ उसको और अन्य लक्षण भी प्रकट हो रहे हैं तो उसको बलगम की जांच कराना चाहिए और अगर कंफर्म हो जाता है कि उसको तपेदिक है तो फिर
उसको टीकाकरण एवं अन्य मेडिसिन जो है वो उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही साथ भारत से जो है टीबी का उन्मूलन हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय तपेदिक जो नियंत्रण कार्यक्रम है ये 1962 से ही प्रारंभ हो चुका है। राइट, तो जो तपेदिक है इससे प्रभावित अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है, और इसमें फेफड़े क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। क्लियर। अगला हो जाएगा कुष्ठ रोग या लेप्रोसी हो जाएगा, ये कुष्ठ रोग है। राइट, तो देखिए कुष्ठ रोग या लेप्रोसी भी एक घातक बीमारी है, और प्राचीन समय में जो भी व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाता था उसको गांव से बाहर कर दिया जाता था, और ग्रामीण क्षेत्रों में या हम कहते हैं जन सामान्य में कई जो है कुप्रथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पाप करता है उसको कुष्ठ रोग हो जाता है, क्योंकि कुष्ठ रोग में जो शारीरिक अंग होते हैं वो गलने लग जाते हैं या क्षतिग्रस्त होना हो जाते हैं। तो जो कुष्ठ रोग है या लेप्रोसी ये एक घातक रोग होता है, और इस रोग का कारक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, या फिर क्या हो जाएगा लेप्रोमेल्टासिस जीवाणु जो है, इसके कारण जो है कुष्ठ रोग होता है। और कुष्ठ रोग से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो तंत्रिका तंत्र होता है। कुष्ठ रोग की वजह से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। साथ ही साथ जैसे ही व्यक्ति कुष्ठ रोग से संक्रमित हो जाता है उस व्यक्ति के शरीर पर छोटे छोटे जो है लाल दाने आना प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही साथ शरीर के विभिन्न भागों की जो तंत्रिकाएं हैं वो प्रभावित पड़ जाती हैं और शरीर पर जो है दाग पड़ जाते हैं। राइट, इसके साथ ही इस रोग को हैंसन रोग या एचडी डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, और इस रोग पर जो है शरीर पर बहुत ही जो है दाग, अधिक मात्रा में जो है दाग पड़ जाते हैं। साथ ही साथ इस रोग की अगर हम रोकथाम की चर्चा करें तो इस रोग को दवाइयों के माध्यम से एवं एंटीसेप्टिक स्नान के माध्यम से रोका जा सकता है। जो एमडीटी दवाइयाँ हैं, एमडीटी दवाइयों के प्रयोग से कुष्ठ रोग को या लेप्रोसी को रोका जा सकता है। साथ ही साथ जो एंटीसेप्टिक स्नान है इससे शरीर पर जो लाल दाने हैं या शरीर पर जो दाग हैं इनको बढ़ने से या फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाता है तो उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो कुष्ठ रोग जो है वो जलवायु के माध्यम से नहीं फैलता है बल्कि प्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है। तो यदि रोगी के प्रत्यक्ष संपर्क में ना रहे तो कुष्ठ रोग के संक्रमण को रोका जा सकता है, और इसका जो प्रभावित अंग है वो क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। चलिए अगला हो जाएगा टिटनेस रोग, या जिसको जबड़ा बंद रोग भी कहते हैं। तो टिटनेस भी एक जानलेवा बीमारी होती है। अगर किसी व्यक्ति को लोहे से, पुराने लोहे से जंग लगी, कोई भी वस्तु से अगर चोट लग जाती है और टिटनेस का जो है जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसको जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। दरअसल ये जो टिटनेस है ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो क्लास्ट्रीडियम जो है टिटेनी जीवाणु के कारण में टिटनेस रोग होता है, और इस रोग से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो मेरु रज्जु होता है। जैसे ही टिटनेस का दौरा पड़ता है उससे मेरु रज्जु क्या होता है, प्रभावित होता है, एवं टिटनेस का दौरा पड़ने पर व्यक्ति का जो शरीर है वो अकड़ जाता है। राइट, और पूरा जो शरीर है वो धनुष के आकार का हो जाता है। राइट, तो जो टिटनेस है इसके प्रभाव के कारण ही शरीर अकड़ जाता है। राइट, और धनुष के समान हो जाता है। इसके साथ ही टिटनेस का दौरा पड़ने पर जबड़ा भी बंद हो जाता है। यही कारण है कि टिटनेस की बीमारी को जालॉक डिसीज या जबड़ा बंद रोग भी कहा जाता है। टिटनेस के लक्षण क्या होते हैं? जब कभी भी व्यक्ति टिटनेस से संक्रमित होता है तो उससे गर्दन, चेहरे तथा जो जबड़े की मांसपेशियां हैं ये प्रभावित होती हैं, और साथ ही जो है श्वसन पेशियां भी क्या होती हैं, संकुचित हो जाती हैं। अब अगर हम इसकी रोकथाम की बात करें तो जो टिटनेस का
क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु होता है, ये जंग लगे लोहे पर पाया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को जंग लगी वस्तु से, प्लास्टिक से या किसी भी मेटल से अगर चोट लग जाती है तो तुरंत के तुरंत उसको जो है ATS का टीका लगवाना चाहिए, राइट। और जैसे ही व्यक्ति को एंटी टेटनस का टीका लगेगा तो जो टिटनेस का जो टिटेनी जीवाणु है ये निष्प्रभावी हो जाता है और उस व्यक्ति को टिटनेस रोग होने की संभावना ना के बराबर होती है। इसीलिए जो है जब कभी भी चोट लगती है तो टिटनेस का जो टीका हमें लगवा लेना चाहिए। अगला जो रोग हो जाएगा वो हो जाएगा टाइफाइड। तो टाइफाइड जो है, टाइफाइड बुखार भी एक बहुत ही घातक बुखार है जिसको मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहा जाता है। तो टाइफाइड के अन्य नाम है मोतीझरा या मियादी बुखार कहा जाता है। और टाइफाइड जो है वो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण फैलता है और ये भी दूषित पानी के सेवन से ही होता है। यदि आप किसी भी मेट्रो शहर में जाएं या फिर किसी भी नई जगह पर जाएं, अगर जो पेयजल है अगर वो दूषित है तो दूषित जल के सेवन से जो है टाइफाइड हो जाता है, जिसका कारण सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है। और इससे प्रभावित अंग क्या होता है? आंत होता है। दरअसल जैसे ही टाइफाइड का संक्रमण फैलता है वैसे ही व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्या होता है? तेज बुखार आता है एवं सिर दर्द होता है, राइट। तेज बुखार होता है और सिर दर्द होता है। साथ ही साथ यदि संक्रमण और बढ़ेगा तो उससे आंतों में क्या होती है? सूजन आना प्रारंभ हो जाती है और व्यक्ति का डाइजेशन पूरी तरीके से क्या होता है? गड़बड़ा जाता है। क्योंकि अगर आंतों में सूजन आएगी तो हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था कि भोजन आमाशय से होकर ही कहाँ पर जाता है? छोटी आंत एवं बड़ी आंत में जाता है और जहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। और इससे टाइफाइड से आंतों में सूजन आ जाती है, इसीलिए डाइजेशन जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। और इसका भी ये भी एक जानलेवा बीमारी है, समय रहते इसका भी इलाज हो जाना चाहिए। अब इसकी रोकथाम की चर्चा करते तो जैसे ही अगर तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है तो इसके लिए विदाल टेस्ट होता है, राइट। और विदाल टेस्ट से अगर कोई व्यक्ति टाइफाइड से संक्रमित है तो उसको क्लोरोमाइसिटीन की एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए। साथ ही साथ जो भोजन है और खाद्य सामग्री है उसको मक्खियों से बचाना चाहिए और जो दूषित जल है उसकी जगह पर रोगी को गुनगुना एवं जो उबला हुआ वाटर है वो क्या करना चाहिए? प्रवेश करना चाहिए, राइट, मतलब लेना चाहिए। तो जो दूषित जल है और दूषित भोजन है उसका त्याग करके उबला या गुनगुना पानी, साथ ही साथ पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है बच्चों में टाइफाइड का जो है टीका भी लगवाना चाहिए। तो इसको टीकाकरण के माध्यम से भी रोका जा सकता है। अगली बीमारी हो जाएगी यहाँ पर प्लेग। प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। तो प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है और यह बीमारी पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। जो प्लेग होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला हो जाएगा अगर हम देखें तो प्यूबोनिक, जिसमें क्या होती है? गिल्टी निकल आती है। न्यूमोनिक जो प्लेग होता है उसमें फेफड़ों में क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। और तीसरा हो जाएगा सेप्टिसम हो जाएगा, जिसमें रक्त दूषित होकर क्या होता है? खराब हो जाता है, राइट। तो प्लेग प्यूबोनिक में गिल्टी निकल आती है, न्यूमोनिक में फेफड़ों में जलन होती है और सेप्टिकम में जो है रक्त दूषित होकर खराब हो जाता है। प्लेग से जो प्रभावित अंग होता है वो क्या होता है? लिम्फ ग्रंथियां होती हैं, राइट। क्या होती हैं? लिम्फ ग्रंथियां होती हैं। और साथ ही साथ जब कोई व्यक्ति प्लेग से ग्रसित होता है तो उसको बहुत तेज बुखार आता है और शरीर पर जो है गिल्टियां बनना क्या होती हैं? प्रारंभ हो जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं उनका सेवन करना चाहिए, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा या सल्फाडाइजीन हो जाएगा या सल्फामेरोजीन जो है ये एंटीबायोटिक ले जाना चाहिए। अगर हम देखें तो जो प्लेग बीमारी का जो कारण होता है पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु होता है। ये मृत चूहे की, जब मृत चूहा जो होता है तो उसके जो
पिप्स्यूस पर जो है पाया जाता है। इसीलिए घर में जब कभी भी चूहा मारने की दवाई रखी जाती है तो घर को बहुत ही अच्छे से जो है साफ करना चाहिए। अगर एक आध चूहा अगर किसी कॉर्नर में बच गया, राइट, और अगर उसके जो है शरीर से, अगर उसके जो पिस्यूज हैं उनसे अगर ये जो जीवाणु है ये अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया तो उसको प्लेग की बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए जो भोजन और खाद्य सामग्री है उनको चूहों से बचाना चाहिए। साथ ही साथ घर में जो मृत चूहा है उसको जितना जल्दी हो सके उसको घर से बाहर कर देना चाहिए, राइट। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जितनी भी बीमारियां पढ़ रहे हैं इनसे 3 नंबर के और 5 नंबर के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 3 नंबर में अगर बीमारी पूछी जाती है तो हम उसका सीधा जैसे 3 नंबर में टिप्पणी पूछी जाती है, या तो सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्लेग का कारक क्या होता है, या फिर प्लेग के लक्षण लिखिए, या फिर प्लेग की रोकथाम। तो अगर 3 नंबर में सीधा पूछा जाता है प्लेग का कारक तो फिर तो हम सीधा लिख देंगे कि पास्चुरेला पेस्टिस जो जीवाणु है उसके कारण ही प्लेग उत्पन्न होता है। या फिर अगर पूछ लिए प्लेग कितने प्रकार के होते हैं तो हम प्रकार बता सकते हैं। वही 5 नंबर में जब प्रश्न आता है तो हमें इसी हायरार्की में जो उत्तर लिखते जाना है, राइट। जैसे प्लेग जो है, प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है और इससे लिम्फ ग्रंथियां क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। जैसे ही प्लेग से कोई व्यक्ति संक्रमित होता है उसको तेज बुखार आता है, साथ ही साथ शरीर पर गिल्टियां क्या होती हैं, बन आती हैं। इसकी रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक दवाई लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से हमारा उत्तर लिख सकते हैं, राइट। चलिए अगला हो जाएगा यहाँ पर काली खांसी। काली खांसी जो है वो हीमोफिलियस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। और काली खांसी है तो इससे संबंधित जो प्रभावित अंग होगा वो क्या होगा, श्वसन तंत्र होगा और विशेषकर फेफड़े। तो काली खांसी से प्रभावित अंग फेफड़े एवं श्वसन तंत्र होते हैं। साथ ही साथ काली खांसी से बच्चों को कष्टदायक जो है खांसी आती है, और इतनी कष्टदायक खांसी आती है कि बच्चों की जो है एक तरीके से मल और जो पेशाब है वो खांसी की वजह से आना प्रारंभ हो जाता है। और इस वजह से बच्चों में खांसी में तथा सांस लेने में भी कई तकलीफें होती हैं। काली खांसी की रोकथाम के लिए टीकाकरण उपलब्ध है और इसके लिए DPT का जो टीका है, राइट, ये भी एक ट्रिपल टीका हो जाएगा, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस जो है टीका, ये टीका जो है वो लगवाना चाहिए। फिर अगली हो जाएगी ट्रैकोमा बीमारी। तो जो ट्रैकोमा बीमारी है वो क्लेमीडिया ट्रैकोमेटिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है और ट्रैकोमा बीमारी के कारण आंखें प्रभावित होती हैं और इसकी वजह से आंखें क्या होती हैं, लाल हो जाती हैं, आंखों में जलन होती है, आंखों में सूजन आती है। और यदि ट्रैकोमा रोग बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो उससे रक्त वाहिनियाँ फट जाती हैं। कहाँ की, आंखों की रक्त वाहिनियाँ फट जाती हैं जिससे आंखों में क्या होते हैं, घाव बन जाते हैं। तो ट्रैकोमा से आंख प्रभावित होता है। इसकी रोकथाम के लिए जो सल्फासिटामाइड है या सोडियम टेट्रासाइक्लिन है, इन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ आंखों को ठंडे पानी से भी धोना चाहिए। फिर अगली जो रोग हो जाएगा वो हो जाएगा सिफिलिस डिसीज। तो सिफिलिस जो है जनन अंग से संबंधित, राइट, जनन अंग से संबंधित एक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी ट्रैपोनेमा पैलिडम जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है जिससे जनन अंग प्रभावित होते हैं। इस बीमारी में या सिफिलिस में शिश्न एवं योनि में लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं और साथ ही साथ शरीर पर चकत्ते आना भी प्रारंभ हो जाते हैं, राइट। इसकी रोकथाम जो है वो पेनिसिलिन के माध्यम से की जा सकती है। क्लियर। तो ये थे यहाँ पर जीवाणु जनित रोग जो कि जीवाणुओं के कारण उत्पन्न हो रहे थे। अब जो है हम यहाँ पर प्रोटोजोआ जनित बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अगर इस टॉपिक से 11 अंक जो है 11 अंक का प्रश्न बनता है तो हो सकता है कि वो प्रश्न ऐसे ही प्रश्न पूछा जाए कि
प्रोटोजोआ से आप क्या समझते हैं एवं प्रोटोजोआ जनित बीमारियों को समझाइए। राइट। या फिर 11 नंबर में पूछा जा सकता है कि प्रोटोजोआ मनुष्यों में कौन कौन सी बीमारियों के कारण होते हैं, या फिर प्रोटोजोआ जनित बीमारियों को संक्षेप में लिखिए। तो इस तरीके के 11 नंबर के प्रश्न जो हैं या तो पूछे जा सकते हैं कि विषाणु जनित बीमारियों को समझाइए। तो 11 नंबर में हो सकता है कि प्रोटोजोआ जनित, विषाणु जनित, जीवाणु जनित बीमारियों का प्रश्न पूछा जाए। 5 नंबर में एक किसी बीमारी से प्रश्न पूछा जाएगा। राइट। और 3 नंबर में हो सकता है कि सीधा आपसे पूछ ले कि किसी भी बीमारी का कारक बताइए, या फिर उन्होंने पूछ लिया कि ट्रोकोमा की रोकथाम किससे होती है। इसीलिए मैंने पीपीटी इस तरीके से बनाई है कि आपको हर एक चीज़ जो है कम से कम समय में समझ में आ जाए। क्लियर। चलिए, तो अब हम यहाँ पर प्रोटोजोआ जनित बीमारी को पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आ जाएगा मलेरिया का। राइट। तो मलेरिया भी एक तेजी से संक्रमण करने वाली और जानलेवा बीमारी होती है। राइट। मलेरिया प्लाज्मोडियम जो परजीवी है प्रोटोजोआ के कारण होती है। राइट। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ इसके कारण फैलती है। और मलेरिया से आरबीसी, राइट, रेड ब्लड सेल्स, और जो प्लीहा है, ये दोनों ही क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो मलेरिया से प्रभावित अंग जो है वो स्पीलन तिल्ली हो जाएगा या आरबीसी हो जाएगा। साथ ही साथ जब व्यक्ति को मलेरिया होता है तो मलेरिया में व्यक्ति को एक तो बहुत ही तेज बुखार आता है, और इसकी विशेषता है कि ठंड लगकर बुखार आता है। जो भी रोगी होता है उसको बहुत ही तेज ठंड लगती है, और साथ ही साथ उसको ठंड के साथ में बुखार आता है, तेज सिर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, और रोगी की जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं ये भी क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जो मलेरिया है ये भी मच्छरों के द्वारा जो है फैलने वाला एक रोग है। तो अगर हम देखें तो जैसे ही बरसात होती है तो आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पर भी कुंड होते हैं उनमें जल भर जाता है, और वहाँ पर मच्छरों की संख्या भी बढ़ जाती है। मच्छर जो है अपना लार्वा पानी पर आसानी से देते, तो जितने ज़्यादा मच्छर फैलते हैं उतने ही ज़्यादा जो है इस रोग की क्या होती है, संक्रमण फैलता है। और ये जो है इस रोग की रोकथाम के लिए जो है मच्छरदानी का और घर के आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि बरसात के दिनों में मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाएगा या मच्छरों के नियंत्रण के लिए कोई भी उपाय किया जाएगा तो उससे मलेरिया को भी जो है नियंत्रित किया जा सकता है। राइट। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी है। दूसरा हो जाएगा पेचिस। राइट। अब अगर आप देखें तो हमने 3 बीमारियां पढ़ी हैं जिनमें आंत प्रभावित होती है। राइट। हैजा हमने पढ़ा था। राइट। हैजा के बाद में हैजा पढ़ा, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेचिस हो जाएगा। राइट। तो हैजा, टाइफाइड, राइट, और तीसरा क्या हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा। तो ये तीनों अलग अलग जो है रोग वाहक से फैलने वाली बीमारियां हैं जिनमें प्रभावित होने वाला अंग क्या है, आंत ही होता है। तो जो पेचिस है ये अंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक जो है प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है, और इससे प्रभावित अंग क्या होता है, आंत होता है। और आंत जैसे ही प्रभावित होती है पाचन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है और व्यक्ति को उल्टी एवं दस्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। राइट। ये भी पेयजल की अशुद्धि के कारण होता है, अर्थात अगर पानी को उबाल कर पिएंगे तो पेचिस की क्या की जा सकती है, रोकथाम की जा सकती है। अगला हो जाएगा पायरिया। जो पायरिया रोग है वो अंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, और पायरिया के कारण जो मसूड़े हैं वो बहुत बुरी तरीके से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो पायरिया अंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इससे मसूड़े प्रभावित होते हैं, मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है, साथ ही साथ मुंह से दुर्गंध आने लगती है। राइट। तो इससे प्रभावित अंग क्या हो जाएंगे, मसूड़े हो जाएंगे।
इसकी रोकथाम के लिए जो रेशेदार पदार्थ है, रेशेदार पदार्थ गाजर हो जाएगा, मूली हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, कुल मिलाकर सलाद को ग्रहण करना चाहिए। साथ ही साथ हरी सब्जियां एवं गन्ना इत्यादि का जो है वो सेवन किया जाना चाहिए ताकि इस बीमारी का नियंत्रण किया जा सके। अगला हो जाएगा सोने की बीमारी, राइट। तो जो सोने की बीमारी है वो ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होती है और इस बीमारी का जो वाहक होता है वो सीसी मक्खी होता है, राइट। तो जो सीसी मक्खी होती है इसके माध्यम से सोने की बीमारी उत्पन्न होती है और इस बीमारी का लक्षण है कि इसमें रोगी को नींद ही नहीं आती है। इसके अलावा बुखार आना, गले व हाथों में सूजन, रक्त अल्पता, मांसपेशियों में ऐंठन होती है। कुल मिलाकर इसमें व्यक्ति को नींद नहीं आती है और नींद स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति 4-5 दिन तक लगातार सो नहीं पाएगा तो वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये ट्रिपोनोसोमा जो प्रोटोजोआ उसके कारण ये बीमारी फैलती है। अगला हो जाएगा काला ज्वर। तो जो काला ज्वर बीमारी है यह लेशमानिया दोनों वाली प्रोटोजोआ के कारण में होता है। तो लेशमानिया दोनों वाली प्रोटोजोआ के कारण काला ज्वर होता है और इसका वाहक क्या होता है, बालू मक्खी होती है। तो जो सैंड फ्लाई है या बालू मक्खी के माध्यम से ही काला ज्वर का संक्रमण फैलता है और जब व्यक्ति काला ज्वर से संक्रमित होता है तो उसमें तेज बुखार, राइट, तेज बुखार आता है। साथ ही साथ प्लीहा का आकार बढ़ जाता है और यकृत का आकार भी बढ़ जाता है। ये इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। और काला ज्वर में रक्त की कमी हो जाती है, साथ ही साथ कमजोरी आ जाती है, वजन में कमी हो जाती है एवं रोगी को भूख नहीं लगती है। ये काला ज्वर के क्या हो जाएंगे, प्रभाव हो जाएंगे, राइट। तो अब जो है अब हम कवक या फंगस जनित जो है संक्रामक रोगों को पढ़ेंगे, राइट। तो प्रोटोजोआ जनित जो संक्रामक रोग उनको हमने पढ़ लिया है। तो कवक जनित संक्रामक रोगों में सबसे पहला हो जाएगा अस्थमा या दमा। तो जो अस्थमा या दमा है ये एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स जो कवक है उसके कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है। तो अस्थमा या दमा एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक जो कवक है इसके कारण ही उत्पन्न होती है और इस बीमारी में व्यक्ति को श्वसन संबंधी तकलीफें जाती हैं। दमा में व्यक्ति को सांस लेने में जो है तकलीफ होती है, साथ ही साथ अस्थमा या दमा में व्यक्ति को श्वसन संबंधी कई जो है विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं, राइट। तो जो अस्थमा है या दमा है ये एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कवक के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। दूसरा हो जाएगा दाद। दाद भी कवक के द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक रोग होता है और यह है ट्राइकोफाइटान, राइट, या टीनिया पेडिस जो कवक है। तो ट्राइकोफाइटान या टीनिया पेडिस जो कवक है इसकी वजह से जो है दाद रोग क्या होता है, फैलता है। और इस कवक का जो संक्रमण है वो त्वचा है, बाल है एवं नाखून पर होता है और ये त्वचा पर बहुत ही तेजी से फैलता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है। अगला हो जाएगा खाज। तो जो खाज है ये भी कवक के द्वारा उत्पन्न होने वाली एक बीमारी है जो कि स्कैवीज जो कवक है उसके कारण खाज होता है और खाज को अंग्रेजी में स्कैवीज ही कहा जाता है। दाद और खाज में अंतर केवल इतना है कि दाद में भी बहुत तेज खुजली होती है जहाँ पर शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। खाज में क्या होता है, त्वचा पर खुजली तो चलती है, साथ ही साथ सफ़ेद दाग उत्पन्न हो जाते हैं, राइट। अगला हो जाएगा एथिलीट फूट। तो एथिलीट फूट जो है ये भी कवक के द्वारा होने वाली एक बीमारी है जो कि ट्राइकोफाइटान या टीनिया पेडिस नामक कवक के द्वारा होती है, राइट। और ये जो ट्राइकोफाइटान है ये अधिकांश कहाँ पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है। और चूंकि खिलाड़ी जब कई बार मृदा में खेलते हैं तो ये आसानी से जो है शरीर में प्रवेश कर जाता है और इसकी वजह से जो है रोगी है उसके पैरों की त्वचा कट फट जाती है जिससे खिलाड़ियों को खेलने में तकलीफ होती है। इसीलिए इस बीमारी को क्या कहा जाता है, एथिलीट फुट कहा जाता है।
फिर हो जाएगा गंजापन। तो गंजापन भी कवक से होने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी का कारण है टीनिया कोपिटिस कवक हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होते हैं, रोगी के बाल झड़ जाते हैं, राइट। फिर हो जाएगा म्यूकस, क्या हो जाएगा, माइकोसिस हो जाएगा या ब्लैक फंगस हो जाएगा, राइट, जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा डराया था। दरअसल तो म्यूकर या माइकोसिस या ब्लैक फंगस क्या होता है, देखिए जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तो कोविड की सेकेंड वेव के बाद में हमारे देश में कुछ जो केसेस थे वो ब्लैक फंगस के भी आए थे। दरअसल कोविड जो भी कोविड पेशेंट था, कोविड के संक्रमण फैलने से उस व्यक्ति की इम्यूनिटी या उसकी जो है प्रतिरक्षा कमज़ोर हो गई थी और इसी अवस्था में या हम ये कहें कि कमजोरी की अवस्था में या फिर प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने की स्थिति में कवक का संक्रमण हो गया और इसी कवक के संक्रमण को म्यूकस माइकोसिस या ब्लैक फंगस कहा गया, राइट। ब्लैक फंगस के संकेत क्या होते हैं, देखिए जो ब्लैक फंगस है या म्यूकर माइकोसिस है, यह 2-3 प्रकार का देखने को मिलता है। अगर हम बात करें साइनस या मस्तिष्क संबंधी म्यूकर की, तो साइनस या मस्तिष्क संबंधी जो म्यूकर है, इसके लक्षणों में चेहरे में एक तरफ क्या होती है, सूजन आ जाती है, तेज सिर दर्द होता है, नाक में और मुंह के ऊपरी भाग में क्या होते हैं, घाव बन जाते हैं। साथ ही साथ फेफड़ों से संबंधित जो म्यूकर माइकोसिस है, इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है, सोने में भी क्या होती है, तकलीफ होती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो म्यूकर माइकोसिस है, आंत संबंधी म्यूकर माइकोसिस है, इसके लक्षणों में क्या होता है, पेट में दर्द होता है और रक्त स्त्राव, आंत में रक्त स्त्राव होता है और क्या होती है, उल्टियाँ होती हैं। इस तरीके से जो ब्लैक फंगस है वो अलग अलग जो है बॉडी पार्ट्स में जब अटैक करता है तो उससे अलग अलग क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, राइट। इसका उपचार क्या है, तो अगर हम देखें तो ये भी जो ब्लैक फंगस है ये भी बहुत तेजी से फैलने वाला एक रोग है और ये रोग जो है कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र के होने के कारण होता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति भरपूर पौष्टिक भोजन को ग्रहण करेगा तो इसके संक्रमण को रोका जा सकता है। साथ ही साथ इसके उपचार में जो भी अंग ग्रसित है, अगर उसकी सर्जरी की जाए तो भी जो ब्लैक फंगस है उसको शरीर में और अधिक जो है फैलने से रोका जा सकता है। अब जो है हम यहाँ पर कृमि जनित जो है रोगों को भी पढ़ेंगे। तो कृमि जनित रोग में सबसे पहला हो जाएगा फाइलेरिया। देखिए फाइलेरिया या जिसको हाथी पाँव भी कहते हैं, तो फाइलेरिया या हाथी पाँव कृमियों के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है और यह है बुचरेरिया बैंकोफेटाई नामक निमीटोड। तो बुचरेरिया बैंकोफेटाई नामक निमीटोड के कारण फाइलेरिया जो है बीमारी उत्पन्न होती है और यह बीमारी क्यूलेक्स मच्छर के कारण जो है संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है। जो क्यूलेक्स मच्छर होते हैं, ये क्यूलेक्स मच्छर गंदे पानी में उत्पन्न होते हैं तथा ये तेजी से जनन करते हैं और जब यह कृमि जो है मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं तो लिम्फ ग्रंथियों को बहुत बुरी तरीके से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे ही बुचरेरिया बैंकोफेटाई नामक जो निमोटीड है, ये लसिका वाहिनी जैसे ही प्रवेश करता शरीर में, इससे लसिका वाहिनी एवं ग्रंथियां क्या होती हैं, फूल जाती हैं, जिसको फाइलेरियोसिस कहा जाता है। और जैसे ही लसिका वाहिनी एवं ग्रंथियां फूलती हैं तो उससे शरीर के अंगों का कुछ आकार क्या होता है, बढ़ जाता है और इस रोग में विशेषकर जो है पैर का आकार बढ़ जाता है या पैर में सूजन आ जाती है। इसीलिए तो इस रोग को हाथी पांव या फील पांव भी कहा जाता है। तो जैसे ही ये रोग शरीर में प्रवेश करता है, लसिका वाहिनी एवं ग्रंथियां फूलती है, जिससे अंगों का आकार बढ़ जाता है या उनमें सूजन आ जाती है। साथ ही साथ इस रोग में शुरू में तेज बुखार भी होता है, राइट। अब इसका उपचार क्या है,
क्योंकि ये क्यूलेक्स मच्छरों के कारण ये जो है इसका संक्रमण फैलता है। इसीलिए पहली चीज़ तो ये है कि स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही साथ क्यूलेक्स मच्छरों को मारने के लिए डाईएथिल कार्बेमेंजीन का प्रयोग करना चाहिए, और साथ ही साथ चिकित्सक के परमानुसार जो हेट्रोजन है वो दवाएं भी ग्रहण करनी चाहिए। फिर अगला जो कृमि रोग हो जाएगा वो हो जाएगा टीनियासिस। तो जो टीनियासिस रोग है ये टीनिया सोलियम नामक निमेटोड के द्वारा होता है, राइट। और इस रोग के कारण जो रोगी व्यक्ति हैं उनके आंत में अंडे उपस्थित होते हैं, राइट। तो जो भी रोगी टीनियासिस रोग से ग्रसित होता है उनकी आंत में अंडे उपस्थित होते हैं जो कि मल के साथ में बाहर निकलते हैं। यदि इसी मल को सूअर खा लेता है तो वो सूअर की आंत में क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं, और यह रक्त वाहिनियों को वेद कर मांसपेशियों तक क्या होता है, पहुंच जाता है, राइट। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, ब्लैड वर्म कहते हैं, ब्लैडर वर्म कहते हैं। अब जब ये मांसपेशियों में पहुंच जाता है, इसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति सूअर का शिकार कर लेता है और सूअर का अध पका मांस खा लेता है तो उस व्यक्ति के शरीर में जो ब्लैडर वर्म है उसकी आंत में पहुंचकर क्या बना देते हैं, टैप वर्म बना देते हैं। तो ध्यान रखें, ब्लैडर वर्म जो है सूअर की आंत में बनते हैं, और जब अध पका मांस खाता है तो ब्लैडर वर्म जो है उस व्यक्ति के आंत में पहुंच जाएंगे, जिससे टैप वर्म के रूप में जो है विकसित हो जाता है, और ये आंत की दीवारों पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अब टीनियासिस के लक्षण देखते हैं। तो देखिए, सामान्य अवस्था में टीनियासिस के जो लक्षण है वो दिखाई नहीं देते, परंतु कभी कभी जो है हमने यहाँ पर देखा कि जब भी जो टैप वर्म है वो विकसित हो जाते हैं तो उस स्थिति में अपच होता है और पेट दर्द होता है, राइट। तो अपच एवं पेट दर्द होता है, साथ ही साथ और गंभीर स्थिति में तंत्रिका तंत्र, आंखें, फेफड़ों, यकृत भी इससे प्रभावित होते हैं, और जब ये मस्तिष्क में पहुंचते हैं तो उससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो टीनियासिस भी एक जानलेवा बीमारी है, राइट। इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, तो निकोलसन नामक जो दवा है वो इसके उपचार हेतु प्रयुक्त है, और निकोलसन दवा के लेने से ही क्या होता है, इसका जो है ठीक भी किया जा सकता है। तो ये हमने आज जीवाणु जनित, राइट, जीवाणु जनित हो जाएंगे, प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित और कृमि जनित जो है जितने भी संक्रामक रोग हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। आप इनको रिवीजन करें ताकि मुख्य परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसको आसानी से लिख सकें। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।